हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 1 में बेसिक रिएक्शन जो है डिस्कस की थी कि किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपकी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को मैंने डिस्कस किया था। इससे पहले का लेक्चर जिन्होंने देखा नहीं है, आप लोग चैनल में हमारे इस लेक्चर के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं और लेक्चर को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैनल में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आपकी होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर में। मूविंग फर्दर, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको छोड़ा था। तो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि जो रेट जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड कार्बोनाइल कंपाउंड। जो स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास में 3 सबस्ट्रेट दे दिए गए, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, और ये दे दिया गया। तो इन तीनों में अगर हम लोग देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल किस में फास्टर अटैक करेगा, तो स्टूडेंट्स आपको समझना ये है, ये समझना है आपको कि जितना ज़्यादा ये सेंटर आपका अवेलेबल होगा अटैक के लिए, उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पे आपके पास में जो है 2 ग्रुप लगे हुए हैं। आपका स्टेरिक राउंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट आपका आएगा, यहाँ से भी प्लस आई और यहाँ से भी प्लस आई। लेकिन यहाँ जाने पर आपका क्या हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग आपकी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका फास्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग इन दोनों को डिस्कस करें, ये हमारे पास में एक सबस्ट्रेट ये है और एक सबस्ट्रेट अगर ये है हमारे पास में, और एक सबस्ट्रेट हमारे पास में ये है, सिंपल आपका कार्बोनाइल है, इस तरीके का है। तो अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप डेफिशिएंसी आपकी कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा। तो इसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, इसको आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके एंड देन देखिए कि किस तरीके से आपका ये डील करना है इसको। तो ये आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड के टर्म में भी बना सकते हैं हम। अब एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने ओ एम ई ग्रुप, यहाँ पे मैं लगा दी ओ एम ई ग्रुप, एंड यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप। एल्डिहाइड है आपका, और यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। तो अगर स्टूडेंट्स हम समझें इस चीज को, इसको समझना चाहें हम लोग, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो ओ एम ई ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये आपका पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे, तो यानी अपने सिग्नल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करेगा इस सेंटर पे विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन। एंड ये जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी -m इफेक्ट शो करता है, और -m इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो OMe की वजह से +R इफेक्ट हो रहा है, +R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे, और -m की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट फास्टर रिएक्शन इसमें होगी, देन आपका सेकंड इसमें होगा, एंड लीस्ट इसमें होगी आपकी थर्ड में। आपको थंब रूल इन बातों का ध्यान रखना है कि स्टेरिक क्राउडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इन दो बातों से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, हमारे पास इस तरीके से मैंने ग्रुप लगा दिया, इस तरीके से। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग फिर से बढ़ रही है, और अगर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका किस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके रिएक्ट करते हैं। नाउ आज जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को डील करेंगे कि किस तरीके से आपका रिएक्शन आपकी होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर में, जिससे आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहाँ कहाँ आपकी यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN। ठीक है, HCN इज योर वीक एसिड एंड इट इज योर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, है ना। तो अगर हम लोग बात करें NaCN की, तो NaCN आपका CN माइनस आपका एक न्यूक्लियोफाइल देता है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इजीली इट कैन डोनेट योर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो
ये आपका कार्बोनाइल सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हम लोग R ले लेते हैं, ये R1 ले लेते हैं और यहाँ पे आपके पास में R2 ले लेते हैं। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टेप आप मैं मतलब ओवरऑल रिएक्शन में बता देता हूँ क्या होता है, फिर देन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म। तो इसमें होने क्या वाला है आपका, यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या है कि ये तो आपका साइनाइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा R1 एंड R2, दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, दिस इज नोन एज योर साइनोहाइड्रिन, ठीक है, दिस इज नोन एज योर साइनोहाइड्रिन। ना होने कैसे वाला है, तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास में जो कार्बोनाइल सेंटर है R1 C डबल बॉन्ड O एंड ये R2 है। हमें पता है कि आपके पास में हमने जो है यहाँ पे CN ले रखा है, तो सबसे पहले आपका CN जो है अटैक करेगा इस सेंटर पे, और ये CN जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा आपका और ये फॉर्म करेगा आपका, एंड दिस वन इज योर स्लो स्टेप। मैं बताऊंगा रीजन क्यों है आपका स्लो स्टेप, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि स्लो स्टेप क्यों है, बट दिस इज योर स्लो स्टेप। तो अगर ये स्लो स्टेप है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है O माइनस जनरेट होगा एंड ये CN एंड ये R1 है एंड ये आपका R2 है, ठीक है, एंड दिस वन इज स्लो स्टेप। अगर ये स्लो स्टेप है तो एज वी नो दैट स्लो स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना, रिएक्शन का रेट हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे स्लो होने का, देखो ये sp2 है और ये कैसा सेंटर है आपके पास में, sp3 सेंटर है, और अगर ये sp3 सेंटर है आपके पास में तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिएक्शन में sp2 से जब sp3 की तरफ जाएगा तो स्टेबिलिटी, यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका अप्रोक्सीमेटली 108 डिग्री है, तो बॉन्ड एंगल भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कम होगी, तो यानी स्टेबल स्पीशीज से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। तो जब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा तो स्टेप कैसे होने वाला है आपका, स्लो होने वाला है, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर में स्टेबल स्टेप से अनस्टेबल की तरफ जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है आपके पास में, उस केस में आपके पास में जो है रिएक्शन का रेट आपका स्लो हो जाता है। नाउ अगर हम लोग सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेप में आपके पास में जो आपका इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है R1 R2 एंड CN, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, ऑक्सीजन माइनस क्या करने वाला है, जो आपने HCN लिया हुआ है इससे प्रोटॉन खींचेगा, यहाँ से क्या खींचने वाला है आपका, प्रोटॉन खींचने वाला है, यानी फॉर्म करेगा HO R1 एंड R2 एंड CN। अब यहाँ पे देखना, अगर ये सारे ग्रुप्स डिफरेंट हुए, एक चीज यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है, अगर ये सारे ग्रुप्स आपके डिफरेंट होते हैं तो ये आपका एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो रहा है, तो दिस इज योर एसिमेट्रिक सेंटर, यानी पॉसिबिलिटी है कि दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे बने एसिमेट्रिक सेंटर। तो एसिमेट्रिक सेंटर की पहचान क्या होती है, एसिमेट्रिक सेंटर की पहचान होती है sp3 होनी चाहिए पहली, दूसरी क्या होनी चाहिए यहाँ पे पास में टेट्रा, मतलब चारों वैलेंसीज होनी चाहिए, 4 एटम्स शुड बी डिफरेंट, 4 एटम्स शुड बी डिफरेंट, सारे एटम्स कैसे होने चाहिए आपके पास में, डिफरेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, कायरल सेंटर की या एसिमेट्रिक सेंटर की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कितने प्रोडक्ट बने होंगे तो पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट है, आर एंड एस, है ना, आर एंड एस दो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे पॉसिबल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में आपके बनते हैं, है ना, एडवांस में भी काफी स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस रिएक्शन की, तो आप देखना कि यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO, है ना, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CN की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में भी देखिए आपका किसने अटैक किया था, फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप में आपका CN ने ही अटैक किया था ना, CN इज गोइंग टू अटैक ऑन द फर्स्ट स्टेप, एंड लास्ट स्टेप में भी आपका क्या निकला, यहाँ से निकला क्या होगा, CN माइनस निकला होगा प्रोटॉन देने के बाद में। तो इसका मतलब क्या है कि जब CN की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया तो ये रिएक्शन जो हुई है इसमें आपके पास में ये किसका रोल कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, है ना, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट की तरह आपका बिहेव कर रहा है। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि किसी भी सबस्ट्रेट को अगर हम लोग पूछ लेते हैं, मान लो इस तरीके से हमारे पास में कोई भी सबस्ट्रेट ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं इस तरीके से, ये है और ये है, तो अगर हम लोग देखें तो फास्टर किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपके पास में मिथाइल ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ा है लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लोअर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए जितना, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, समझो बात को, जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा उतना आपका इजिली वो अटैक कर पाएगा। लेकिन यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है आपका, बहुत कम होने वाला है। तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें फास्टर होने वाला है। इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हो, बेंजल्डिहाइड ले लिया हमने
और एसिटोफिनॉल ले लिया अगर हम लोगों ने सी डबल बॉन्ड और CH3। तो अगर इन दोनों में भी अब हम लोग देखें तो कंजुगेशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ने वाली रहती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका फास्टर रहने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय विच यू कैन डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड। नाउ इसकी रिएक्शंस की फेट की बात करते हैं। फेट मतलब इससे फर्दर क्या क्या आपके कंपाउंड्स आपके फॉर्म कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड कंपाउंड से बहुत सारे आप कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, और ये मैं जब भी साइनाइड्स को लेकर के कंपाउंड बताता हूँ तो मैं हमेशा इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। तो आपके पास में कंपाउंड बना R1COH एंड देन आपके पास में R2 एंड देन आपका क्या बना यहाँ पे CN बना, है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें LiAlH4 को, अगर मैं LiAlH4 से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मैं बात करता हूँ, अब इसको समझना, मैं हर चीज़ को एक समझने के उससे लेता हूँ। तो C ट्रिपल बॉन्ड N है आपके पास में, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और C ट्रिपल बॉन्ड जब LiLH4 की, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो तीनों बॉन्ड टूट जाए, या तो एक बॉन्ड टूटे, या आपके पास में दो बॉन्ड टूटे। तो यहाँ पे LiLH4 जो होता है ये नाइट्राइल है, ये अच्छा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4। हम लोग इसको पढ़ेंगे रिएजेंट्स केमिस्ट्री में जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि जो आपके पास में जो ये है, ये फॉर्म करेगा आपका R1, ये अमीन फॉर्म करता है। नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये अमीन में कन्वर्ट करेगा, RCH2 एंड NH2, यानी ये दो बॉन्ड तोड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, रिडक्शन, तो रिडक्शन में भी अगर मैं बात करता हूँ तो रिडक्शन में ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजिनेशन होगा, और हाइड्रोजिनेशन में भी क्या फॉर्म करता है, R1COH R2 एंड साथ में आपका CH2 एंड NH2। इस चीज को याद रखना आप लोग अमीन्स की फॉर्म में। एंड थर्ड रिएक्शन जो अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के टर्म में, तो अगर हम लोग एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ में, तो ये फॉर्म कर सकता है आपका R1COH, साथ में आपका R2 है, और ये CN कन्वर्ट होगा आपका COH में। दिस इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस इज नोन एज योर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे आप तो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, जाते जाते आगे नेक्स्ट आपको ये जरा इसका आंसर बता दीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों में किसमें फास्टर होगा। OCH3 लगा दिया, और मान लो यहाँ पे कार्बोनिल लगा दिया, और यहाँ पे एक तरफ मैंने मिथाइल लगा दिया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और लेक्चर को इंजॉय भी कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो कि आपको कितना फास्ट है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा है, जो इसका आंसर है कि इसमें इस वाले में फास्टर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि पैरा पोजीशन पे है ना, ये पैरा टू पैरा आपका कंजुगेशन जाता है। तो अगर ये पैरा पोजीशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपके पास में इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि इस तरीके से आपके पास में रिएक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन अराइज फ्रॉम हियर। काफी सारे अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें साइनाइड के अंदर में, मैं साइनाइड केमिस्ट्री मतलब इस पर बेस्ड नाइट्राइल बेस्ड क्वेश्चंस को अगर मैं फॉर्म करना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक प्रोडक्ट है, मतलब ये है आपके पास में गिवन एक प्रोडक्ट है, थोड़ा स्टीरियो से खेलते हैं इसकी, है ना। आपके पास में इस तरीके से एक सबस्ट्रेट है, और अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ HCN के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ NaCN, है ना। HCN ले रखा है, साथ में क्या ले रखा हमने, NaCN। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है, कितने, और नेचर भी बता सकते हो आप। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट यहाँ पे, तो एक इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर रखी है, तो यानी यहाँ पे आपके पास में एक एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होने वाला है, या तो ये प्रोडक्ट बनेगा, OH आपका नीचे रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा आपका CN रहेगा। ठीक है, और या तो ये बनेगा प्रोडक्ट, ये फॉर्म करेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे आपके पास में एक स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है, इसकी जो दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, लेकिन ये जो सेंटर है इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है। तो होता क्या है कि आपको पता है कि अगर इन दोनों में मतलब ये जनरेट करें आपके दो तरीके, दो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्म करें। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, टू प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक R होगा, एक R के टर्म में और एक X के टर्म में, है ना। नाउ इन दोनों में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, अगर स्टीरियो में जाऊं तो ये दोनों कैसे होंगे, आपके डायस्टीरियोमर्स होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। तो डायस्टीरियोमर्स की पहचान कैसी होती है, डायस्टीरियोमर्स की पहचान ये होती है कि एक तो उसके अंदर में या तो एसिमेट्रिक सेंटर ना हो, या तो जीरो एसिमेट्रिक सेंटर हो, लेकिन अगर हो तो दो या दो से ज्यादा हो।
अब इन दोनों में आप देखो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, लेकिन जो एसिमेट्रिक सेंटर है, ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर है और ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर है, इन दोनों का अपोजिट कन्फिग्रेशन है, तो मिसमैच इन कन्फिग्रेशन है। तो मिसमैच इन कन्फिग्रेशन होने वाला है, तो इसका मतलब दोनों कैसे आपके पास में डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। कई बार होता है कि मान लो इस तरीके से आपको एक सबस्ट्रेट दे दिया गया और पूछा गया कि भाई इसमें बताओ कितने आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे आप सोच के बताइए कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में एक एसिमेट्रिक सेंटर तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर। तो अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो रहा है और यहाँ पे एक एसिमेट्रिक सेंटर है, तो ऑब्वियसली बात है दो एसिमेट्रिक सेंटर है, दो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं थी, है ना, डिफाइंड नहीं थी, तो टू द पावर 2 है। ये नंबर ऑफ एन क्या आपके पास है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने जनरेट हो रहे हैं, तो इन टोटल 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके जनरेट होते हैं। दो कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो दो कायरल सेंटर के बेस पे आप इस तरीके से प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अटैक ऑफ सोडियम बिसल्फाइड, अटैक ऑफ NaHSO3। तो अटैक ऑफ NaHSO3, सोडियम बिसल्फाइड। तो देखो किस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया, कोई भी एक कार्बोनाइल सबस्ट्रेट ले लिया, अगर मान लो बात, इस बार मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ और मैंने इसको रिएक्ट कराया NaHSO3 के साथ, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड सल्फाइड जो है आपका माइनस चार्ज कैरी करता है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये फॉर्म करता है आपका RCO माइनस, काउंटर आयन आपका Na प्लस, एंड साथ में आपके पास में यहाँ पे H है और ये फॉर्म करेगा SO3 OSO2 NaHSO3 आपके पास में, तो यहाँ पे H इस तरीके से है ना फॉर्म करेगा। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे Na है, इसका काउंटर आयन इस तरीके से, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, S डबल बॉन्ड O इस तरीके से OH SO3 टर्म में। ठीक है, तो हो क्या रहा है आपका कि ये जो O नेगेटिव है ये कार्बोनाइल सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये आपका कार्बोनाइल सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से देखो, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये वाला प्रोटॉन हाईली एसिडिक होगा, तो ये फर्दर इसमें कन्वर्ट होगा आपका RCOH, ये प्रोटॉन खींचेगा यहाँ से H, तो ये फॉर्म करेगा OSO2 यहाँ पे माइनस, और साथ में आपका Na प्लस आपका काउंटर आयन रहेगा। तो पहले ही स्टेप में जो आपका ये जो आयन है ये अटैक करेगा इस तरीके से, कार्बोनाइल सेंटर है और यहाँ पे आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या आपके पास में डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली हो क्या रहा है कि जो O माइनस SO जो सल्फाइड आयन है ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, कार्बोनाइल सेंटर पे, ये बॉन्ड टूटेगा आपका और ये फॉर्म करेगा आपका इस तरीके से, ये जो बनाया है मैंने ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका। ना इसमें आप लोग ध्यान देना कि जो एल्डिहाइड, जो मेजरली ये जो रिएक्शन आपके पास में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आपका बल्की है यहाँ पे ना, न्यूक्लियोफाइल भी आपका बल्की है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली ये है कि आपके पास में जनरली ये कौन से एल्डिहाइड देते हैं, आपका एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन, एल्डिहाइड शो दिस रिएक्शन एंड लोअर कीटोन जनरली, एंड जनरली लोअर कीटोन, एंड जनरली हायर कीटोन क्यों, क्योंकि बल्की हो जाते हैं ना, तो बल्की ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद में भी क्या आपका जनरली बल्की है ना, लोअर कीटोन्स, ये चीज है। ठीक है, रीजन क्या है आपका कीटोन्स में क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका मेजर रीजन है। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो जाता है एक तरीके से कीटोन्स का और एल्डिहाइड का, यू कैन डिस्टिंग्विश, है ना। तो एल्डिहाइड्स क्या कर सकते हो आप लोग, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी सेपरेटेड, एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन्स, कैन बी डिस्टिंग्विश, क्योंकि सॉलिबिलिटी का फर्क पड़ जाता है दोनों में, कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, ये नाउ
इसमें ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जो इसमें वाटर के टर्म में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो वाटर थर्ड रिएक्शन जो है हम लोग किसमें डिस्कस करते हैं, वाटर के टर्म में, कि वाटर के टर्म में इस रिएक्शन किस तरीके से होती है। थर्ड रिएक्शन जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे थर्ड विद वाटर H2O, ठीक है। एंड वाटर कैसा होता है आपके पास में, आपके पास में एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट कराता हूँ H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये फॉर्म करता है आपके पास में इस तरीके से सबस्ट्रेट, एंड दिस इज नोन एज जेम डायोल, है ना, क्योंकि एक ही उस पर है, एक ही कार्बन पर दोनों OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपके ये रिएक्शन के पीछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक रिएक्शन ये ली है मैंने और एक रिएक्शन ये ली है, RC डबल बॉन्ड OH, और इसको मैं एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि आपके पास में ये RCOH आपका बनेगा, लेकिन ये जेम डायोल्स हैं, दीज आर योर जेम डायोल। जेम डायोल्स के पास प्रॉपर्टी ये होती है कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल होते नहीं है, और ये क्या करते हैं, आपका यहाँ से वाटर रिलीज करेंगे और वाटर रिलीज करके वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इसमें फेवरेबल चांसेस होता है कि ये बैकवर्ड जा सकती है रिएक्शन, इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इस रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स, वो 10⁻³ होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब ये फिर भी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये वाला जो सबस्ट्रेट है, अगर R की जगह आपने CH3 ले लिया, R की जगह आपने CH3 ले लिया, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपकी लगभग 1.5 के करीब हो जाती है। तो यानी इस केस में हिंड्रेंस बढ़ गया, तो हिंड्रेंस बढ़ने से आपका थोड़े बहुत क्या हो जाता है, आपके चांसेस बन जाते हैं कि उस तरीके से रिएक्शन शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में हिंड्रेंस नहीं है इतना, तो ये रिएक्शन वापस से वाटर निकाल देगी और आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस पाई गई हैं जहाँ पे आपके पास में ऐसे सबस्ट्रेट स्टेबल बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, Cl3, ओह जस्ट सेकेंड, Cl3C डबल बॉन्ड OH, इसकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इस पे अटैक कराता हूं एसिडिक कंडीशन में वाटर का, तो होने क्या वाला है आपके पास में कि Cl, Cl एंड Cl। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ आपका OH बनेगा और यहाँ पे भी आपके पास में क्या बचेगा, OH बनेगा, एंड देन हियर विल बी यू विल हैव H। नाउ यहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि क्लोरीन क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज कर सकता है आपका क्लोरीन किसके साथ में, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो यहाँ पे अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन फॉर्म हो। तो दिस इज योर क्लोरल, इसको हम बोलते हैं क्लोरल, दिस इज योर नोन एज क्लोरल, ठीक है। एंड दिस इज योर क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो होता है आपका, ये इसमें आपका जेमिनल डायोल्स स्टेबल है। मैंने बताया कि जेमिनल डायोल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप बहुत कम स्टेबल होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा फैक्टर जनरेट हो चिलेशन का या इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो ये स्टेबिलिटी को जनरेट करता है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे और भी हैं, और भी कंपाउंड्स आपके हो सकते हैं जिनमें इस तरीके की पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो देखो जैसे ये मान लो यहाँ पे इस तरीके से Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका Cl है, Cl है, एसिडिक कंडीशन में हम लोग किसको अटैक करा रहे हैं, वाटर को अटैक करा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा आपका इस तरीके से OH OH, और यहाँ पे आपके पास Cl है, Cl, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, ये Cl और Cl, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस रिएक्शन का मैं थोड़ा मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। आपके पास में एल्डिहाइड है और हम लोग ले रहे हैं एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है स्टूडेंट्स, और जहां लोन पेयर होंगे वो प्रोटॉन को खींचेंगे, और प्रोटॉन को खींचने के बाद में स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। नाउ यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका हाईली पोलर बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे आपके पास में बहुत पोलर बॉन्ड जनरेट हो रहा है। तो होना क्या है, यहाँ पे आपके पास में H2O अटैक करेगा, यहाँ पे आपके पास में H2O अटैक करता है। जब H2O अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड आपका खुलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तो ये फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे जो प्रोटॉन हमने डाला है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन आपका निकलेगा, H+ विल रिमूव फ्रॉम एयर,
एंड ये फॉर्म करेगा इस तरीके से OH डायॉल HNH। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है वो ये कि जैसे आपके पास में साइक्लोप्रोपेनॉन है, ठीक है, और ये आपको इसको अगर हमने रिएक्ट कराया कि एसिडिक कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये फॉर्म करता है आपके पास में डायॉल इस तरीके से। ठीक है, डायॉल फॉर्म करता है आपको। इसमें मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ, देखो कैसे। देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ठीक है, और नॉर्मली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और अंदर का एंगल कितना है 60 डिग्री है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है 120 डिग्री होना चाहिए, तो यानी अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन यहाँ पे हाईली डेविएशन है बॉन्ड एंगल से, लगभग आपका 60 डिग्री का डेविएशन है, यानी इसके अंदर में हाईली स्ट्रेन है। होना इसको 120 डिग्री चाहिए था, लेकिन है कितना, है ये 60 डिग्री, तो हाईली स्ट्रेन्ड है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास में 60 डिग्री और बाहर कितना आपके पास में, बाहर आपके पास में 108 डिग्री के करीब है ना। तो 108 डिग्री के करीब है, तो यानी अगर हम लोग देखें 109 डिग्री के करीब है आपके पास में, तो यहाँ पे लेस एंगल स्ट्रेन है, लेस एंगल स्ट्रेन है। तो पॉसिबिलिटीज ये होती हैं कि ये इस तरीके के डायोल सिस्टम आपके स्टेबल है, इस तरीके के डायोल सिस्टम स्टेबल है आपके पास में, जहाँ पे आपके पास में क्या होता है, ये इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जहाँ पे आपके पास में इस तरीके से रिएक्शंस को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखें, अगर मैं आपको एक सीरीज लिखवा देता हूँ जहाँ पे आपको रिएक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को लेकर के। तो सबसे ज़्यादा आपके पास में रिएक्टिविटी की बात करूँ तो RCO Cl के अंदर में होती है। Cl के अंदर में क्या होती है, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है किस पर, इसके प्लस आर इफेक्ट पे। देन आपके पास में किस में होती है, ईस्टर में, RC डबल बॉन्ड ईस्टर की रिएक्टिविटी इससे कम होती है। रीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट है, लेकिन ये क्रॉस कंजुगेशन में यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी, तो दोनों में बढ़ रहा है ये। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में आपको पता है यहाँ पे आपके पास में H लगा हुआ है। ठीक है, देन आपके पास में कौन सा होता है, कीटोन की बात करते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड और कीटोन की बात कर रहे हैं। देन आपके पास में कार्बोक्सिलिक है, RC डबल बॉन्ड OH है। एंड देन आपके पास में ईस्टर हो जाता है ना, ईस्टर। तो जनरली ईस्टर और कार्बोक्सिलिक का ऑलमोस्ट आपका सेम होता है, ऑल इन दोनों का लगभग आपका सिमिलर ही है, इतना फर्क नहीं आता आपके पास में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट। क्योंकि कहीं पे आपके पास में अगर बेस वाली रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफाइल, तो ये प्रोटॉन निकल जाता है, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो मतलब ऐसा हो जाता है, देखो कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा बेसिक हो जाए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कंजुगेशन यहाँ बढ़ जाता है, तो उस केस में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेकर चलते हैं, मेरा कहने का मतलब है समझना इस बात को कि आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है ना अगर, तो मैं किसी बेस से रिएक्ट करा रहा हूँ अगर, तो बेस से जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन खींच लेगा, यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा, तो नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसके केस में ऐसा नहीं है, तो इनकी ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आपके पास में क्या, लास्ट में आपके पास में अमाइड। तो ये अमाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जीओसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, जाते जाते मैं आप लोगों को दो और एग्जांपल बता देता हूँ मेरे को जो दिमाग में आ रहे हैं, दैट इज जो निनहाइड्रीन के केस में एक होता है, जो निनहाइड्रीन के केस में भी कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने पिछली रिएक्शन डिस्कस किया आप लोगों से। तो निनहाइड्रीन के केस में भी क्या होता है आपके पास में, R1 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, एंड C डबल बॉन्ड हो, एंड आपके पास में R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास में सेंटर एटम पे, सेंटर एटम ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर मैं इसको अटैक कराता हूँ H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ से भी, यहाँ पे भी बढ़ रही है, लेकिन सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम है, क्योंकि बगल वाले आपके कार्बोनाइल सिस्टम लगे हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये फॉर्म कर सकता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में OH है, ये OH है, डबल बॉन्ड, तो ये आपका इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज कर सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आपका स्टेबलाइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब ऐसा कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे। ठीक है,
ये प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ है आपके पास में कुछ एक चीजें जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमने पीछे पढ़ा है उसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज जो अगली रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके काफी यूजेस भी हैं, है ना। यूजेस इस तरीके से कि आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास में क्या होने वाला है। तो मैं बस आपको आज रिएक्शन बताऊंगा, कल उसके फिर उसको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मान लो आपके पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को, ये एल्डिहाइड सिस्टम है, इसको मैं क्या करता हूँ एसिडिक कंडीशन में, मतलब एसिडिक कंडीशन में अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो ये फॉर्म करता है आपका ये CH3COR एंड देन आपके पास में आता है OH और यहाँ पे आपका H है। एंड देन फर्दर मैं क्या करता हूँ, इसको अगर एसिडिक कंडीशन से रिएक्ट कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ROH, देन आपका ये फॉर्म कर देता है CH3OR HNOR, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, एल्डिहाइड से बन रहा है तो एसिटर, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटर, एंड ये होता है आपका हेमी एसिटर, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटर, दिस इज नोन एज हेमी एसिटर। अभी रिएक्शन हो कैसे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है कि रिएक्शन को समझना, ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो सबसे पहले वही स्टेप है आपके पास में, CH3 C डबल बॉन्ड O H आ जाता है। इसको अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ एसिडिक कंडीशन में, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपका प्रोटॉन के पास जाएंगे। इनकी रिएक्टिविटी के बारे में मैं आपको चैनल, जब ये स्टार्ट हुआ था लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि लोन पेयर पाई बॉन्ड क्यों अटैक करते हैं, क्यों नहीं करते। अब देन क्या होगा आपके पास में, ये आपका मोर पोलर बन गया, हाईली रिएक्टिव बन गया, तो अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो अटैक करेंगे सेंटर पे, और ये बॉन्ड आपका ओपन होगा इस तरीके से, यानी ये फॉर्म करेगा CH3OH और यहाँ पे आपके पास में OR और यहाँ पे आपके पास में H पर पॉजिटिव चार्ज एंड देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये इस यहाँ से प्रोटॉन लेकर भागेगा, और जब प्रोटॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लेकर भागा, सेकंड मैंने एरो उल्टा बना दिया, इस तरीके से होगा, ये ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास जाएंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो ये बन गया आपका CH3COH एंड यहाँ पे आपका OR, यानी ये बन गया आपके पास में हेमी एसिटल। ये क्या बन गया आपके पास में, हेमी एसिटल। अभी तो एक पार्ट हुआ है रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट समझो, इसका नेक्स्ट पार्ट किस तरीके से होगा। तो आपके पास में है CH3COHOR इस तरीके से, देन होने क्या वाला है, यहाँ पे आपके पास में फिर से आपने एसिड डाला, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पर अटैक करेंगे, यानी फॉर्म करेगा CH3COH और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या आपके पास में OR है। अगेन होने क्या वाला है, यहाँ से आपका ROH आएगा, ROH क्या करेगा यहाँ से, अब यहाँ से तो ये इस पर आपका, ये स्टेप समझना, हाँ, ये ROH के पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है, इस पर अटैक करेंगे और यहाँ से निकलेगा आपका वाटर, यानी इस स्टेप में ये आपका क्या निकलेगा, यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है। एंड ये फॉर्म करेगा आपका CH3CH और साथ में यहाँ पे OR और ये OR, ठीक है। तो ये फॉर्म कर गया आपका एसिटल, ये बन गया आपका एसिटल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ किसके साथ में, सिमिलर अगर मैं रिएक्शन, इस रिएक्शन को डिस्कस करना चाहूँ एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, तो कीटोन के साथ में भी इसको हम लोग देख लेते हैं। R1C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास में क्या R2, तो ये फर्स्ट आपका एसिडिक कंडीशन में अगर इस पर ROH अटैक करता है, तो ये फॉर्म करेगा R1COH OR और साथ में आपका R2, ठीक है। पहले ये बनेगा आपके पास में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास में, अगेन जब हम लोग ROH इन कंडीशन ऑफ एसिडिक कंडीशन डालेंगे, तो ये फॉर्म करेगा R1COR OR एंड आपका ये R2, तो दिस इज नोन एज हेमिकीटल, दिस इज नोन एज योर हेमिकीटल एंड इसको बोलते हैं हम लोग कीटल, दिस इज योर कीटल, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे भी कि किस तरीके से डायॉल की प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, ओके। तो मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें, तो अगेन मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि किस तरीके से मैकेनिज्म आप इसको कैरी आउट करवा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म सिंपल है, आपके पास में आपके पास R1C डबल बॉन्ड O, R2 है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
तो ये प्रोटॉन खींचेंगे और ये फॉर्म करेगा R1C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे H है, उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, एंड देन आपके पास में R2। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ROH है, ROH के पास लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा इस पर और ये फॉर्म करेगा इस तरीके से R1COH R2, और यहाँ पे आपके पास में OH और ये R है, तो ये पॉजिटिव चार्ज। देन आपके पास में क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये फॉर्म करेगा R1COH R2, और ये आपके पास में OR। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पे H प्लस आपका फिर से आएगा किसके पास में, वही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये फॉर्म करेगा आपका R1COH H प्लस, ठीक है, R2 और आपके पास में यहाँ पे OR। तो यहाँ पे देखना एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा आपके पास में, जैसे कि इसको देख, यहाँ पे क्या होने वाला है आपके पास में, ये ROH है, ये अटैक करेंगे सेंटर पे, कार्बन सेंटर पे, बार बनाता हूँ मैं, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका निकलेगा वाटर, यहाँ से निकलेगा आपका वाटर, तो आपका वाटर यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये फॉर्म करता है आपका R1CO R, यहाँ पे R2 एंड यहाँ पे आपका ORH प्लस, एंड लास्ट स्टेप में अगेन आपका यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा प्रोटॉन, R1CO R2 एंड OR। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि फर्स्ट स्टेप में भी यहाँ पे प्रोटॉन ने अटैक किया था, एंड लास्ट स्टेप में भी आपका यहाँ पे प्रोटॉन निकला है। सिमिलरली इस रिएक्शन में भी हुआ था, ठीक है, मैंने दिखाया नहीं स्टेप में यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास में यहाँ प्रोटॉन आया था, और लास्ट स्टेप में यहाँ पे भी एक स्टेप आप बना सकते हो कि यहाँ पे ROH पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये ऐसे पॉजिटिव रहा होगा, एंड देन यहाँ से क्या निकला होगा आपका H पॉजिटिव निकला होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों रिएक्शंस मैंने लिखी है यहाँ पे, ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो आपकी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस कैसी हैं आपकी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से समझा था शुरू में स्टार्टिंग की थी रिएक्शंस की कि इस तरीके से एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। अभी भी इसके अंदर में बहुत सारी चीजें मेरे को आपको बतानी है कि इनका मेजरली यूज क्या है, ठीक है, कार्बोनाइल सब्सट्रेट में किस तरीके से प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं, उनसे किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर को भी देखिए, एंजॉय कीजिए, चीजों को सीखिए। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आप लोग अभी बेसिक लेवल पे तो मैकेनिज्म को याद करना या मतलब पढ़नी है मैकेनिज्म की, अगर आप मैकेनिज्म से डील करना नहीं सीखोगे तो आप ऑर्गेनिक से भागते रहोगे, एंड ऑर्गेनिक इस खुद इस सेल्फ में एक बहुत बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग हर चीज को समझें, तो रिएक्शन को और मैकेनिज्म वाइज समझें, आपको और भी मजा आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए लेक्चर को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल अपलोड माय वीडियोस ऑन, ट्राई करूंगा मैं अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के कि मैं डेली बेसिस पे आपका लेक्चर्स पहुंचा सकूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तब तक के लिए बी विद अस, ठीक है, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।